आइए इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं जीडीपी और जीएनपी के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी एंड द सेकेंड वन इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को स्टडी करने के पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। जो डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है आपके जीडीपी से। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके वर्ड में भी आ रहा है डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड हमारे डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट से। जो ये नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है जीएनपी से। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आइए पहले डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप इसको डोमेस्टिक टेरिटरी भी कह सकते हैं, आप इसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखते हैं, एक डेफिनेशन है इसकी। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेड बाय ए गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी हम एक ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया को कहते हैं जिसमें किसी देश का एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जिसके अंदर पर्सन, गुड्स और कैपिटल्स फ्रीली सर्कुलेट करते हैं। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर वो फ्रीली सर्कुलेट होते हैं। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इसको दूसरे शब्दों में मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर इंडिया के एग्जांपल हम लेते हैं तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो जो आता है, जो जो हिस्सा आता है, जहां जहां भारत सरकार का शासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसको आप इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक टेरिटरी का सिंपल सा मतलब हुआ कि पॉलिटिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जहां पे उस देश की गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ऑर्डर्स चलते हैं, उस ज्योग्राफिकल एरिया को या उस धरती के टुकड़े को हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहेंगे, जिसमें उस देश की सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस चलते हैं। तो इस तरह आप इकोनॉमिक टेरिटरी में अगर देखें तो आप देखेंगे कि अगर कोई देश है तो उसके अंदर का जो भी एरिया है वो इकोनॉमिक टेरिटरी में तो आता ही है, ये तो पक्की बात है। लेकिन क्या इकोनॉमिक टेरिटरी सिर्फ इतना ही होगा कि एक देश के अंदर जो जो है, किसी देश की पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो जो हिस्से आ रहे हैं, क्या सिर्फ वही इकोनॉमिक टेरिटरी में आएंगे या उससे भी ज़्यादा है? तो आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक टेरिटरी उससे भी थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, उससे भी थोड़ा एक बड़ा टर्म है। उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएंगी, आइए हम इस पॉइंट्स में देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जिसको अभी हमने कहा, जिसको हम कोई कंट्री या देश कहते हैं, उसके अंदर का जो भी ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल फ्रंटियर है, पॉलिटिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो इकोनॉमिक टेरिटरी में तो आता ही है। ये तो पहली पक्की बात है। क्यों? क्योंकि वहां आपके उस देश की गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, रूल चलता है, तो वो आपकी पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है वो आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा है। दूसरा देखते हैं एम्बेसीज, काउंसलेट्स, मिलिट्री बेस एटसेट्रा। अब ये मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। एम्बेसीज, काउंसलेट्स जो होते हैं ये किसी भी देश में एक तरह से डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस देश, दूसरे देश के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है वो क्या करेगी, वो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया के जो लोग हैं उनका वो रिप्रेजेंटेशन करता है। जो इंडियन एम्बेसी है यूएस में, ये इंडियन एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही इंडिया को। तो वो ऑर्डर किससे लेगी? वो इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करेगा। काउंसलेट्स जो हैं वो भी इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करेंगे। मिलिट्री बेस, मान लीजिए किसी देश में वॉर हो रहा है और ऐसी कंडीशन वो इंडिया से हेल्प मांगता है, तो इंडिया क्या करेगा, अपना मिलिट्री बेस वहां पे भेजता है। तो जब वो मिलिट्री बेस भेजेगा तो वो मिलिट्री बेस किसके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आप देखिएगा ये जो मैंने अभी आपको बताया, वो एम्बेसी हो, काउंसलेट्स हो, मिलिट्री बेस हो या कुछ अदर हो, जो बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश में काम कर रहे हैं, तो एक तरह से देखिए वो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री में तो नहीं, वो दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कर रहे हैं।
अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो ये भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आते हैं, इनको भी हम अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। तो आप देखिए डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी में एम्बेसीज, काउंसलेट्स और मिलिट्री बेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आते हैं। थर्ड है, ये 2 पॉइंट तो आपको एकदम क्लियर होंगे। थर्ड और फोर्थ थोड़े से कॉमन पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या एक वर्ड यूज करने वाले हैं, रेसिडेंट। ये वर्ड है, इसको आगे मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। यहाँ पे ये रेसिडेंट है और यहाँ पे भी एक ये रेसिडेंट वर्ड यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्विसेज हैं या ये जो भी एक्टिविटीज हैं, इनको कौन कर रहे हैं, रेसिडेंट्स कर रहे हैं। रेसिडेंट्स उस देश के जहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, हो सकता है ये कहीं दूसरे देश में हो रही हो, लेकिन इनको ऑपरेट कौन कर रहे हैं, उस देश के रेसिडेंट कर रहे हैं। जैसे भारत के जो रेसिडेंट हैं वो अगर किसी दूसरे देश में कुछ बिजनेस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उनसे रिलेटेड ये पॉइंट है। पहला पॉइंट है शिप्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्री। इसमें आप देख सकते हैं जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट है, तो एयर इंडिया क्या करता है, एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश में क्या करता है, उड़ानें भरता है। तो ये जो सर्विसेज वो दे रहा है दूसरे देश में, तो ये भी हमारी किस में आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा होता है। इसलिए इसको भी है, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो इससे भी जो हमको अर्निंग हो रही है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। तो ये देखिए शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्री, ये भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। और इसके अलावा आता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर। कहाँ पे ऑपरेट करें, इंटरनेशनल वाटर में कर रहे हैं, मतलब हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल वाटर और अदर एरिया ओवर विच कंट्री एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट, मतलब वो हमारे देश की बाउंड्री में काम करें, जरूरी नहीं वो दूसरे देश की बाउंड्री में काम कर रहे हैं या हमारे देश की बाउंड्री के बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हमको या तो एक्सक्लूसिव राइट मिला होगा या हमको वहां पे परमिशन दी गई होगी। तो अगर ऐसी जगह जाके हमारे देश के रेसिडेंट काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो भी, उसकी भी जो अर्निंग होगी वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। तो यहाँ पे आप देखिए 2 पॉइंट एक ही जैसे हैं। हमारे देश से अगर कोई बिजनेस हो रहा है, जैसे एयर इंडिया बिजनेस कर रही है दूसरे देशों में उड़ाने पर, क्योंकि वही तो उसका बिजनेस है। एविएशन इंडस्ट्री मैक्सिमम आप देखेंगे इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो है तो हमारे देश के, तो रेसिडेंट तो हमारे देश के कहलाएंगे, लेकिन वो बिजनेस जो है 2 या 2 से ज्यादा देशों में करते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट का मतलब ही वही, तो उनकी इनकम को भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। दूसरा अगला पॉइंट है, ये भी इससे रिलेटेड है कि अगर हमारे देश कि किसी कंपनी को या किसी रेसिडेंट को एक्सक्लूसिव राइट मिला है, परमिशन मिला है कहीं पे, हो सकता है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिला हो या कुछ अदर मिनरल्स के लिए एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन मिली है या कुछ और बिजनेस करने की परमिशन मिली है, वो सी एरिया हो सकता है या कुछ अदर एरिया है, तो अगर वहाँ पे परमिशन मिली है और हमारे देश का रेसिडेंट जाके वहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका जो अर्निंग है उसको भी हम जीडीपी पे इंक्लूड करेंगे, बिकॉज दिस ऑल्सो कम्स अंडर डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। तो ये आप देखिए 4 जो ये पॉइंट हैं, ये 4 कंडीशन है, 4 चीजें मैंने देखा, ये इनको भी हमारी किसमें, डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। तो आप देखिए पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब हमारे देश के अंदर का एरिया, एम्बेसीज और काउंसलेट्स जो हमारे देश का बाहर का एरिया है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर चल रहा है। शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड, जो एविएशन इंडस्ट्री है एक तरह से आप देखें, उनका जो वो जो फ्लाइट्स एक देश से दूसरे देशेस में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में करते हैं, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो ऑपरेट कौन कर रहा है, हमारे देश का रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है जो हमारे देश में रह रहा है। और चौथा है, ये अगर एक्सक्लूसिव राइट किसी देश में हमारे किसी देश के रेसिडेंट को मिले तो वो भी, उसकी अर्निंग भी हम जीडीपी पे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। तो आप देखिए इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी का जो भी अर्निंग होता है वो उसका मनी के टर्म में कैलकुलेट करके जो भी मिलता है वो जीडीपी कहलाता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी आप देखिए, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो हमारे देश की होती है ये उससे ब्रॉडर होता है, उससे बड़ा होता है, लेकिन एक बात कॉमन है, चाहे आप किसी भी इन पॉइंट्स में जाइए, वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वहाँ चलता है, इंस्ट्रक्शन वहाँ चलता है, फॉलो किया जाता है। इसीलिए यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण वो इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं, भले वो हमारे देश के बाहर ही क्यों ना हो।
तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहीं भी जाएं वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा या डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा बन रहे हैं, और इसीलिए उनकी जो भी अर्निंग होगी उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक अगर छोटा सा मैं डेफिनेशन दूं कि अब ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसको मनी के टर्म में कैलकुलेट करने से जो हमको वैल्यू मिलती है वो कहलाती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक साल के अंदर, उसको मनी के टर्म में कैलकुलेट करने में जो भी वैल्यू मिलती है वो होता है हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको और क्लियर होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं मैं, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है हमारे जीएनपी से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल रेसिडेंट का। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ही मैं रेसिडेंट की बात करता हूं तो आपके दिमाग में एक वर्ड आता है सिटीजन या सिटीजनशिप की बात आती है। तो आपको बता दूं नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस होता है। सिटीजनशिप जो होती है वो बाई बर्थ मिलती है, ये आप देखिए तो एक तरह से ये लीगल मैटर होता है, सिटीजनशिप लीगल मैटर होता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल रेसिडेंट की बात करूं तो इकोनॉमिकल मैटर, आप यहाँ पे इकोनॉमिक मोटिव देख रहे हैं, इकोनॉमिक अर्निंग देख रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये लीगल कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई इंसान भारत में पैदा हुआ तो जो सिटीजन तो है इंडिया का, सिटीजनशिप है उसकी, वो इज नेशनल ऑफ आवर कंट्री, लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट अगर इंडिया में रहेगा तो ही वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो यूएसए में रह रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और काफ़ी सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो अब वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ के कहलाएंगे, यूएसए के कहलाएंगे। भले वो हमारे देश के नेशनल हैं, दे आर इंडियन नेशनल और दे मे हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बट स्टिल they are a normal resident of that country in which they are having their economic activities। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी से कि वो इंसान कहाँ पे रह रहा है, वो जॉब कहाँ पे कर रहा है, अर्निंग कहाँ पे कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेंटर कहाँ पे है, जहाँ का भी होगा तो वो इंसान वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। जहाँ भी उसकी ये सारी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो वहीं का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अब देखिए अगर कोई इंडिया में कोई दूसरे देश का सिटीजन आता है, फॉर एग्जांपल अगर यूरोप के किसी देश से, जर्मनी से कोई इंसान आता है और वो हमारे देश में रहने लगता है, इंडिया में रहता है, कई सालों से यहीं पे जॉब करता है, यहीं पे रहता है, यहीं पे उसकी फैमिली है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हो जाता है हमारे देश का। सिटीजन भले ही वो किसी दूसरे देश का है लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट हमारे देश का हो जाता है, और आगे चल के हो सकता है वो सिटीजन भी बन जाए, लेकिन वो लीगल इशू है, उसके लिए लीगल स्टेप्स, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई करना पड़ेगा और वो अलग लीगल मैटर हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक मैटर में देखें तो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा अगर वो दो कंडीशन पूरी करता है। तो देख लेते हैं क्या कंडीशन। पहली कंडीशन है स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा उसको किसी देश में रहना चाहिए, किस लिए, नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए। स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन अ ईयर, और सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसको लाइवलीहुड उसी कंट्री में करना चाहिए, जॉब उसी कंट्री में करना चाहिए, अर्निंग करना चाहिए, स्पेंडिंग उसी कंट्री में, खर्च भी उसी कंट्री में करे, पैसे का एक्यूमुलेशन भी उसी कंट्री में करे। तो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर उसका उसी देश में होना चाहिए जिस देश में वो एक साल से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा रह रहा है, उसी देश में उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर कोई पूरी करता है तो वो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है, भले ही वो उस देश का सिटीजन ना हो, लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट उस देश का कहलाएगा। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक मैटर है, और बस दो कंडीशन पूरा करे, स्टे होना चाहिए एक साल से ज्यादा और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी उसी देश में होना चाहिए। ये दो कंडीशन कोई भी अगर पूरा करता है तो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। अब देखते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी आपने समझ लिया, नॉर्मल रेसिडेंट आपने समझ लिया। नॉर्मल रेसिडेंट की जो इनकम होती है, अब देखते हैं जीएनपी में ये कैसे यूज हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल रेसिडेंट की जो इनकम होती है, भले वो, अब नॉर्मल रेसिडेंट की एक खासियत है, देखिए वो हमारे देश में रहे या वो किसी और देश में उसका बिजनेस हो,
लेकिन उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे, वो यहाँ पे रह रहा है, तो वो उसकी जितनी भी अर्निंग होगी, चाहे वो हमारे देश के अंदर की अर्निंग हो या देश के बाहर से अर्निंग आ रही, उसको भी हम नेशनल इनकम में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी में हम सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर की जो इनकम है उसी को इंक्लूड कर रहे हैं, हम बाहर की इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात होती है तो हमारे, आप देखिए, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम हो रही है वो भी आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ही तो नॉर्मल रेसिडेंट है, तो रहेगा, वो तो हमारे देश के अंदर ही रहेगा, इसीलिए तो नॉर्मल रेसिडेंट कह रहे हैं, हमारे देश के अंदर रह रहा है, और उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी इसी देश में, तो हमारे देश की जो अर्निंग है वो तो है ही शामिल इसमें, लेकिन इसमें बाहर से जो अर्निंग आ रही है उसकी फैक्टर इनकम जो आ रही है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो मतलब अगर देखा जाए तो जीडीपी में जो शामिल है वो जीएनपी में तो ऑलरेडी शामिल है ही। देखिए, हमने देखा डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या है, विच इज रिलेटेड टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमने देखा नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, विच इज रिलेटेड टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इन दोनों को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि काफ़ी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा डिफरेंस तो आपको नहीं लग रहा होगा, और ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। इन दोनों के बीच का बस एक डिफरेंस है, और वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो जो आ रहा है, जो जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम मनी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, और जो वैल्यू मिलती है उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देखिए, जो जीडीपी में है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आ रहा है, वो तो हमने ले ही लिया था, ठीक है ना। हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन है वो तो हमने ले ही लिया, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है कि हमारे देश में एक साल से ज़्यादा स्टे करे और उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर है हमारे देश में ही हो। तो जो जीडीपी में है वो तो ऑलरेडी हमने जीएनपी में इंक्लूड कर ही लिया है। लेकिन और क्या है कि जीडीपी में और हम अगर क्या ऐड करें तो ये जीएनपी बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दिया जाए तो वो वैल्यू निकल आएगी हमारी जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। अब देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालते कैसे हैं। तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का कैसे निकला, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और आप फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड भी कह सकते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ के नहीं हैं, उनकी इनकम को हम माइनस कर देते हैं, और हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं उनकी इनकम वो भले दूसरे देश से आ रही हो, उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं किसमें, जीएनपी में। तो उसको हम क्या करते हैं कि दोनों के इनकम का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो इनकम हमको रिसीव कर रहे हैं उसमें से माइनस करते हैं वो इनकम जो हम अब्रॉड पे कर रहे हैं। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसको हम इंक्लूड करते हैं जीएनपी में। यही डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी का। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। थैंक यू।